cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव। यहाँ लंदन में हम एक किसी दोस्त के घर पर मौजूद हैं और हमारे सामने जो विषय है जिस पर हम थोड़ी देर बात करेंगे वो है सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता इसका अनुवाद कहा जाता है आमतौर पे। आपने यहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक आपकी और जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं अमर्त्य सेन और मशहूर अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों के बीच गुफ्तगू हुई और उसमें आपने सेक्युलरिज्म शब्द को, पूरे कॉन्सेप्ट को ही एक लेवल पे शायद एक तरफ पवित्र भी बताया और पाखंड भी बताया। ये बड़ी कंट्राडिक्टरी बात थी, विरोधाभास जिसको कहते हैं बहुत बार। दरअसल मतलब क्या था आपका? हाँ, सही पकड़ा है आपने दरअसल, और ये सही वक्त है इस पे बात करने का, क्योंकि सेकुलरिज्म भारत का सबसे पवित्र सिद्धांत है और भारत का सबसे बड़ा पाखंड है। पवित्र सिद्धांत क्यों है? पवित्र सिद्धांत इसलिए है कि ये भारत के स्वधर्म का हिस्सा है। ये जो भारत का गणतंत्र है, ये सेकुलरिज्म के बिना बच नहीं सकता। सेकुलरिज्म शब्द कब आया इस सबसे मेरे को मतलब नहीं है। देखिए, भारत के पास केवल दो ही रास्ते हैं, या सेकुलर भारत होगा या जो भारत हम जानते हैं वो होगा ही नहीं। तो भारत एक यूनिटी के रूप में बचेगा, एक राजनीतिक इकाई के रूप में बचेगा। उसकी शर्त है कि यहाँ पे किसी एक धर्म के धर्मावलंबियों का बोलबाला ना हो। इस न्यूनतम अर्थ में सेकुलरिज्म भारत की बुनियाद में है। सेकुलरिज्म भारत का सबसे पवित्र सिद्धांत है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, हमारे संविधान का। और इसलिए भी कि क्योंकि वो जो डाइवर्सिटी है भारत में, जिसको विविधता कहते हैं, वरना वो बरकरार नहीं रहेगी। और वो किसी भी देश में विविधता अगर बरकरार ना रहे तो फिर देश का तो सपना ही चकनाचूर हो जाता है। ये तो पवित्र बात होगी। किसी और देश पे फिर भी लागू हो सकता है। जापान में अब इतनी लंबी चौड़ी विविधता नहीं है, बेचारों को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भारत जो है, जिस तरह की धार्मिक विविधता हमारे यहाँ है, अगर ये देश सेकुलर नहीं रहेगा तो ये देश नहीं बचेगा। ये लोग समझते नहीं है। ये श्रीलंका नहीं है कि आप थोड़े से तमिल्स को मारपीट के कुछ कर लीजिए और देश चला लेंगे। देखिए, भारत में कुछ लोग इस डिबेट को ऐसे भी देखते हैं कि 80% के आसपास जो जनसंख्या है वो एक धर्म की मानने वाली है और 20% में समेट लीजिए सबको, जिसमें हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, जिसमें कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वगैरह वगैरह और भी वो सारी चीज़ें। तो एक तरह से एक बड़ी मेजॉरिटी है। इसमें सेक्युलरिज्म क्या करेगा? इसमें तो एक ही जो मेजॉरिटी है उसको चलने दीजिए। दो तीन बात यहाँ मैं अर्ज करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि 20% कहते हुए हम भूल जाते हैं कि 20% का मतलब कोई 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ लोग जो अमेरिका की कुल आबादी के लगभग नज़दीक आ जाते हैं। तो एक तो बहुत छोटी संख्या नहीं है। दूसरा, डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी का राज इस मायने में नहीं होता कि जन्म से जो मेजॉरिटी है वो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का राज होता है बशर्ते मैं उस मेजॉरिटी का हिस्सा बन सकूं कभी ना कभी। ओपिनियंस की मेजॉरिटी होती है। अगर जन्मजात मेजॉरिटी का राज डेमोक्रेसी होने लग जाए तो भाई फिर मैं क्यों उसमें हिस्सा लूं। और तीसरा, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, बहुत प्राचीन और बहुत गहरी परंपरा है। वो अपने आप में इतनी विविध है। मैं हिंदू हूँ, जब मैं दक्षिण भारत के हिंदू से मिलता हूँ, जब मैं पूर्व भारत के हिंदू से मिलता हूँ, तो उनके आधे संस्कार तो मुझे समझ ही नहीं आते, क्या रिवाज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब ये है कि एक जो मेजॉरिटी है, जिसको हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं या जो अक्सरियत है, उसके अंदर भी तरह तरह की अक़लियतें हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं बाकायदा। और ये बात आमतौर पे भारत में लोग समझते नहीं हैं। भारत माइनॉरिटीज़ का देश है। हर व्यक्ति माइनॉरिटी है। आमतौर पे जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो लोगों के मन में आता है अच्छा सेकुलरिज्म थोड़ा माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ थोड़ा एक कंसेशन है। माइनॉरिटीज़ कौन है? मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हम भूल जाते हैं कि हर शख्स इस देश में माइनॉरिटी है। अगर मुंबई में हिंदी स्पीकर्स के अगेंस्ट दंगा होता है तो उनका हिंदू होना, उनका हिंदी स्पीकर होने का कोई मायने नहीं है। आप इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो देश में मेजॉरिटी हो, प्रदेश में मेजॉरिटी हो, शहर में मेजॉरिटी हो, गली में मेजॉरिटी हो,
धर्म के नाते मेजॉरिटी हो, जाति के नाते मेजॉरिटी हो, भाषा के नाते मेजॉरिटी हो, जिसका मतलब है इस देश में सब तरह के दंगे हुए हैं ना। तो सेकुलरिज्म हर व्यक्ति को बचाने का प्रिंसिपल। ओके, ये तो पवित्र बात होगी, यानी मतलब ये कि एक बहुत प्यारा सा मुकद्दस सा काम है कि सेक्युलरिज्म को बचाना है, इसलिए कि सेक्युलरिज्म को बचाना है तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको भी बचाना है, ठीक है ना। दूसरी तरफ इसमें पाखंड कहाँ से आ जाता है जो आपने जो इसको एक्सप्लेन किया था? सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में जो हुआ है, आमतौर पे सेकुलर लोग ये बातें कहने से गुरेज करते हैं, डरते हैं, समझाते हैं, थोड़ा सोचते हैं अच्छा मोदी का राज है, इन बातों को थोड़ा ढक के ही रखो, कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नहीं, इन बातों को खुल के कहना चाहिए, ईमानदारी से कहना चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में जो पॉलिसीज़ हुई हैं, जो एक सोच इंटेलेक्चुअल काम किया गया है और जो पॉलिटिक्स हुई है वो पाखंड है। आपको पता है आपकी जो बातें हैं इस पर संगीत का काम कर रही हैं आरएसएस वालों के लिए, मोदी जी के समर्थकों के लिए। लेकिन कहिए मुझे बुरा कहिए, वो जो लाइन है मतलब ये कि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ी तादाद में राजनीति में ऐसे लोग हैं और राजनीतिक दल भी हैं जिन्होंने के कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड सेकुलरिज्म को लेके और उसको उस हद तक बदनाम कर दिया, जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, कि अब लोग शब्द पे विश्वास नहीं करते। आज सेकुलरिज्म इतना भद्दा शब्द बना दिया गया है, वो क्यों बना है? आप कह सकते हैं आरएसएस बीजेपी ने प्रोपेगेंडा करके बना दिया। अरे भाई वो तो 70 साल से 80 साल से कोशिश कर रहे थे, क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं तो सेकुलर प्रैक्टिस में दिक्कत है। कहाँ है दिक्कत? मैंने बहुत सोचा इस सवाल पे, इस सब पे भी सोचा कि अच्छा इससे आरएसएस को बड़ा, कुछ बातें आरएसएस भी ये कहती है, और मैं अंत में इस विश्वास पे पहुंचा। मेरे गुरु थे किशन पटनायक, उन्होंने मुझे सिखाया था कि बेटा सच बोलो, सच बोलोगे तो पॉलिटिक्स में अंततः ठीक जगह पे पहुंचोगे, रास्ते में चाहे कितनी दिक्कत आए। तो सच ये है कि हिंदुस्तान में अपने आप को सेकुलर कहने वाली पॉलिसी, उसकी प्रैक्टिस और उसकी पॉलिटिक्स तीनों फ्रॉडलेंट है। कैसे है मैं आपको एक एक करके बोलता हूँ। ये जो पॉलिसी है सेकुलरिज्म की, ये पॉलिसी क्या है? हमने इसके नाम पे क्या किया? सच्चाई बीजेपी कहती है कि आपने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, अपीजमेंट किया। हर ऐसी मिथ में, ये बात झूठ है, लेकिन हर ऐसे झूठ में सच का एक छोटा सा बीज होता है। वो सच का बीज क्या है? सच ये है कि यहाँ पे भारत में मुसलमानों का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, क्रिश्चियन का, ईसाई का, सिखों का, इनकी क्लर्जी, इनके जो ठेकेदार थे उनका तुष्टीकरण किया और समाज की ऐसी तैसी की गई। अब शाहबानो का मामला लीजिए। शाहबानो के मामले में एग्जैक्टली यही हुआ है, बल्कि शाहबानो के मामले में तो ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है 2 गुट बनाए गए थे। एक ऐसा था जिसमें आरिफ मोहम्मद खान जो लिबरल व्यू ले रहा था, राजीव गांधी के ज़माने की बात है जब वो प्रधानमंत्री थे, और दूसरे तब थे ज़िया अंसारी साहब जो उन्नाव वाले थे, MP थे, मिनिस्टर भी थे, और उनकी जो लाइन थी वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स वाली थी। और फिर उसके बाद में देखा कि जो कट्टर मुसलमान हैं वो थोड़ा उधर जा रहा है, यानी कि शाहबानो के जजमेंट के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने रातों रात अपनी लाइन बदल दी। खैर, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों, मतलब जो समझदार लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग बाग थे, ठीक ठाक लोग बाग थे, उनको लगा ये क्या सरकार है, एक जरा सा दबाव डाला और इतनी गलत बात पे आपने कानून बदल दिया। तो वो अपीजमेंट था, मगर वो मुसलमान का अपीजमेंट नहीं था, ठेकेदारों का अपीजमेंट था। मुस्लिम ठेकेदारों का अपीजमेंट और मुस्लिम समाज का बिल्कुल बहिष्कार। सच्चा रिपोर्ट क्या बताती है? सच्चा रिपोर्ट के 10 साल बाद हम क्या देख रहे हैं? आज मुसलमान को ना एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, सिक्योरिटी उसके लिए सवाल है, और सारी मुस्लिम पॉलिटिक्स किस पे हो रही है? ट्रिपल तलाक पे। कोई मतलब है, कोई सवाल है ये जिसके ऊपर आप सारी कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहे हो? तो ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स खड़ी हुई कुछ सवालों पे, इनका मतलब ये था कि ले दे के सारे मुसलमानों को कुछ सिंबॉलिक इश्यूज पे लगा के रखो और उनके जो सचमुच के सवाल हैं उसको इग्नोर करो। तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं, जैसे सिंबॉलिक इश्यूज जो मुझे लगता है जो हमेशा से रहे कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर रिस्टोर कर दो, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बना दो, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह कर दो। सवालों में कुछ जान रहे हैं, हाँ वो कुछ, लेकिन ये जो बड़े इशू से मिसाल के मुसलमानों के रोजगार का क्या होगा, मुसलमानों की शिक्षा का क्या होगा, उस पर कोई हल नहीं का सवाल अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान की एजुकेशन का सेंट्रल सवाल वो नहीं है।
सेंट्रल सवाल है कि बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, कितनी ख़राब स्कूलिंग मिल रही है उनको, मदरसों में उनको प्रॉपर एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है, मदरसा बोर्ड क्यों नहीं बन रहे हैं। इन सब सवालों को छोड़ के हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स का परसेंटेज कोई 2-2.5% है सिर्फ इस वक्त टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इन पे चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे चर्चा हो रही है, सिर्फ उर्दू पे चर्चा हो रही है। ये सब क्यों होता है? तो ये पॉलिसी वाली बात। ये मुसलमानों के हवाले से आपने बात की, अगर मैं कहूँ जल्दी से थोड़ा सा ये भी बताइए कि बाकी लोग भी हैं, बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया की, उनके साथ में कहाँ अपीसमेंट हुआ? मुझे मुसलमानों के बारे में अच्छा एक मैं तो और भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जो मैंने खुद देखा है एक तज्जिया निगार, एक विश्लेषक की हैसियत से, कि हमेशा से ये 60-65 साल में ये राजनीति रही कि मुसलमानों को कुछ जनरल 4-5 इश्यूज़ में अटका दिया गया। खैर बाकी जो माइनॉरिटीज़ है, देखिए बाकी माइनॉरिटीज़ और मुसलमान में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। मुसलमान डिसएडवांटेज माइनॉरिटीज़ हैं, बाकी डिसएडवांटेज माइनॉरिटी नहीं है। एक सिख और एक क्रिश्चियन, एक औसत क्रिश्चियन, दलित क्रिश्चियन को आप छोड़ दें तो वो एक एवरेज देश की एजुकेशनल पैरामीटर्स से बेहतर है। उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ भी सिंबॉलिक ये हुआ, SGPC तमाम तरह की उटपटांग काम करती रहती है। अब 2 हफ्ता पहले SGPC जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिखों के गुरुद्वारे मैनेज करने की सबसे बड़ी संस्था है, उसने फतवा जारी कर दिया, साहब हम अपना सेंसर बोर्ड बनाएंगे। कोई सेकुलर खड़ा होकर नहीं बोलता तुम कौन होते हो अपना सेंसर बोर्ड बनाने वाले। वो तय करेंगे कि किसी भी फिल्म में सिखों को कैसे दिखाया जाए। अरे भाई तुम कौन होते हो बताने वाले कि कैसे दिखाया जाए? तुम कहाँ के ठेकेदार हो? 10 साल पहले SGPC ने वर्चुअली एक खास समुदाय के लोगों का, एक खास प्रेमी लोग कहा जाता है वहाँ पे, उनकी प्रार्थना करने पे पाबंदी लगा दी। सेकुलर लोग नहीं बोले उसके बारे में, क्या हो रहा है ये वहाँ पे। मिजोरम में चर्च ऐसे ऐसे फैसले लेती है जिसके बारे में लोगों को बोलना चाहिए, खड़े होना चाहिए, कहना चाहिए आप कैसे कर रहे हैं, आप सरकार कैसे चला रहे हैं वहाँ। इन सवालों पे हम बोलते नहीं। और जो सचमुच बड़े सवाल हैं माइनॉरिटीज़ के, और आज बाकी माइनॉरिटीज़ डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन जो खौफ है, जो सिक्योरिटी का सवाल है, वो तो क्रिश्चियन का भी सवाल है, वो तो सिर्फ मुसलमान का सवाल नहीं है। सिख उससे अलग है, क्योंकि सिख पे RSS की थोड़ी सी मेहरबानी रहे, वो समझती है, वो बेसिकली मुंह से नहीं बोलते लेकिन वो कहते हैं कि हाँ हिंदू ही तो हैं, उससे अलग थोड़े ही। पर एक बात मुझे जो याद है, बहुत कम लोग इस बात की चर्चा करते हैं और पॉलिटिकली इनकरेक्ट समझा जाता है। 1984 के जो दंगे हुए थे तब तक, और जो सिख आतंकवाद था या जो दहशतगर्दी थी, एक्सट्रीमिज्म था, वो इतने चरम सीमा पे था। RSS के ही लोग बेइंतहा खिलाफ थे, जो बहुत सारी सिखों की एक जनरल बातें होती थी, बल्कि और तो और आम लीडरशिप तक के खिलाफ इस हद तक थे कि जैसे 84 के जो दंगे हुए, कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं अपनी जगह पे, जिसमें कि कहीं वो भी उसमें किसी न किसी रूप में उनके कुछ कार्यकर्ता शामिल थे। जो मेरी समझ है वो ये कि उस वक्त पंजाब में सिखों के खिलाफ माहौल बनाने में RSS का, उनके प्रचार तंत्र का खुला हाथ था। सिखों के खिलाफ दंगा फसाद हिंसा में RSS की भूमिका हो ऐसा मेरे को रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद उसे जस्टिफाई करना और राजीव गांधी के लिए वोट डलवाने में RSS ने खुल के हाथ दिया था, ये तो बिल्कुल एविडेंस है इन चीज़ों। ये है किस तरह का एविडेंस है? RSS ने लोकली बिल्कुल खुल के एक मैसेज दिया था कि इस चुनाव में हमें इसको राजीव गांधी को सपोर्ट देना है। राजीव गांधी को 48% वोट आए और बीजेपी को तब 2 सीट पे सीमित। थोड़ा सा आम लोगों को समझाने के लिए एक बात और बता दीजिए कि RSS ने क्यों किया ये? चूँकि एक हिंदू डोमिनेंस जो बेसिकली RSS का एजेंडा रहा है, कि वो समझते हैं कि राष्ट्र जो है वो राष्ट्र किसी एक भाषा, एक धर्म के सहारे टिक सकता है, जो कि यूरोपीय अवधारणा है। RSS वालों के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ, मुझे उन पर गुस्सा कम आता है, दया ज़्यादा आती है। दया इसलिए आती है कि वो बेचारे यूरोप के राष्ट्रवाद को भारत में इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इनका तो बेसिक माल ही इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड धारणा भारत पे लागू करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक किसी एक धर्म का बोलबाला नहीं होगा
तब तक देश नहीं बचेगा। ये यूरोप की अवधारणा है। एक भाषा होनी चाहिए, एक नस्ल हो, एक धर्म हो, और इनको लगा कि उस पे जिसका भी चैलेंज हो, और उस वक्त लगता था कि खालिस्तानी मिलिटेंट्स का आक्रमण है और इसे बचाने के लिए आपको हिंदू को एस्टेब्लिश करना होगा। आरएसएस ने खुल के वो काम किया था। और आज हम भूल जाते हैं, इंदिरा गांधी ने 1983 में जम्मू में जाके बिल्कुल खुली हिंदू लाइन ली थी। आज ये सब बातें हम ढक देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इंदिरा गांधी तक ने सब काम किया। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आती है कि जो भी किस तरह से जो धर्म के ठेकेदार हैं और कांग्रेस के रिजीम्स वगैरह थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादातर शासन कांग्रेस का रहा, उन्होंने उनके साथ में हाथ मिलाया। बल्कि मुझे तो एक बात और याद आती है 1980 के दशक की, 1980s में शाही इमाम दिल्ली के बुखारी साहब इतने अहम हो गए थे। रामलीला मैदान में विपक्ष की रैलियाँ होती थी और उसमें शाही इमाम साहब की बड़ी तस्वीरें याद होगा आपको, जैसे विश्वनाथ प्रताप भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं कुछ में तो। इन ऐसे लोगों को मुसलमानों का लीडर बनाने का काम इस तथाकथित सेकुलर पॉलिटिक्स ने किया है। मैं खुल के और बोलूँगा कि आजम खान कब से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर बन गए? ये सेकुलर पॉलिटिक्स का पाप है कि उन्होंने इस लोगों को इतना बड़ा आदमी बनाया है। ये हैदराबाद के ओवैसी साहब, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MIM जो है, ये किस तरह की घटिया गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स लोकल लेवल पे करते हैं, और इनको हिंदुस्तान के मुसलमान का मसीहा बनाने की कोशिश हो रही है। कैसी राजनीति है ये? पर हुई नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा डिफेंस में उनके ये कहूँगा कि वो बने छोटे मोटे लीडर बन गए, आजम खान वो बन गए जो भी है, या इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, आप देखिए बिहार में कितनी जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए, कुछ नहीं हुआ। यूपी में कोई एक मुस्लिम पार्टी ऐसी नहीं है जो कभी आज महाराष्ट्र में पनप सकी। हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। पिछले 70 साल से भारत के मुसलमान ने किसी भी मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया, ट्रस्ट नहीं किया। हिंदुस्तान के मुसलमान के हीरो कौन थे? नेहरू, VP सिंह, कुछ समय के लिए अर्जुन सिंह थोड़ा बहुत, कुछ समय मुलायम सिंह यादव। हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी भी एक्सक्लूसिव मुस्लिम पार्टी को नहीं माना, लेकिन जिस सेकुलर पॉलिटिक्स पे हिंदुस्तान के मुसलमान ने यकीन किया, उसने सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं की। और यहाँ मैं बात बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, क्यों मैं फ्रॉडुलेंट। सेकुलर पॉलिटिक्स का जो फ्रॉड है, सेकुलर पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में शुरू हुई एक बहुत कन्विक्शन के साथ। आज़ादी के बाद, इतने खून खराबे के बाद, जब नेहरू खड़े होकर सेकुलरिज्म की बात करते थे, बहुत डीप कन्विक्शन था, इतना खूबसूरत मोमेंट था। आप शायद कल्पना कर सकते होंगे दुनिया में कहीं इतने खून खराबे के बाद खड़े होकर जोड़ने की बात की जाए। ये सिर्फ गांधी और नेहरू के देश में हो सकता था। जब फ़ख्र है कि हिंदुस्तानी होने के नाते इस चीज़ों पे क्या ये हो सकता था। कुछ साल बाद वो जो कन्विक्शन था वो कन्वीनियंस में बदल गया। कांग्रेस को मुसलमान के वोट आते थे, अच्छा लगता था, अपने आप आते थे, बाकी के वोट लेने पड़ते थे, इनके बगैर लिए आने शुरू हो गए थे। और वो कन्वीनियंस कुछ वक्त के बाद कंपल्शन बन गया। कंपल्शन क्यों बन गया? बाकी के वोट जाने शुरू हो गए 60 के दशक के बाद। अब ले दे के दलित और मुसलमान बचे, इनको कस के पकड़े रखो। और तब ये फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि मुसलमान को सिर्फ सिक्योरिटी के सवाल पे लटका के रखो, मुसलमान को हॉस्टेज बना। मैं बहुत कड़वे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मुसलमान को बंधक रखने की राजनीति है कि देख, सवाल क्या था, बहुत साधारण तरीके से कहा, देखो तुम इनसिक्योर हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चिंता मत करो। अब 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, आप उसके बाद सिक्योर महसूस करने लगे। आपने कहा भाई फिर एजुकेशन, रोजगार, इसका क्या होगा? तो फिर मुझे समझ आया कि अगर आप सिक्योर बन गए तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अचानक दंगा हो जाता है, अचानक कुछ हो जाता है, फिर आप इनसिक्योर महसूस करते, फिर मैं जाता हूँ, देखो इनसिक्योर हो ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्पिरेसी है। और सेकुलर पॉलिटिक्स ने शुरुआत कांग्रेस ने की इस तरह के धंधों की। सारी अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियों ने यही काम किया। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि CPM ने बंगाल में भी ये काम किया। CPM की तरफ आपने इशारा किया, और जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी वो इस तरफ साफ बात कहती है कि बंगाल में मुसलमानों के साथ तो बहुत बुरा हुआ एक तरह से। सिंपल विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो पाया उनका तो। और उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के कई साल बाद भी लेफ्ट का राज रहा वहाँ। हकीकत कड़वी बात है, फिर लोग मतलब कहने में हिचकिचाते हैं। मैं आजकल हिचकिचाता नहीं, पूरी बात बोलता हूँ। सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रपोर्शन कितना था
लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के राज के बाद बंगाल की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रपोर्शन कम था अपनी आबादी की तुलना में, गुजरात में ज़्यादा था। यह हकीकत है। इन हकीकत से कैसे आप नज़रअंदाज, सारा खेल क्या था कि मुसलमान को सिक्योरिटी के सवाल पे इनसिक्योर बना के लटकाया जाए। वो ना तो शिक्षा की बात करेगा, ना रोजगार की बात करेगा। सारी दुनिया हिंदुस्तान में बिजली सड़क पानी के नाम पे वोट मांगती है, वोट देती है। मुसलमान बिजली सड़क पानी की बात नहीं कर सकता, रोजगार की बात नहीं कर सकता, शिक्षा नहीं। दिल्ली जैसे शहर में मुसलमान को मकान नहीं मिलता है, साधारण कॉलोनी में ये सवाल नहीं बन सकता इस देश का। सारा वक्त मुसलमान को सिर्फ सिक्योरिटी और कुछ सिंबॉलिक इशू, हज में इतना पैसा दे दिया, भाड़ में गया वो पैसा, क्या फ़र्क पड़ता है? ये क्या मुसलमान के सचमुच के बड़े सवाल है इस देश के? और सारी पॉलिटिक्स इस किस्म के बिल्कुल फालतू सवाल, सिंबॉलिक सवाल, ताकि इमोशनल बना के रखा जा सके। जब भी मैं किसी मुस्लिम मीटिंग में जाता हूँ, इतनी शेरो शायरी, इतनी जज्बाती बातें, खून दे देंगे, ये कर देंगे। आखिर में तंग आके मैंने कहा एक मीटिंग में, मेरे इलाके में, मेवात में मैं गया, मैंने कहा कोई शेर मत बताओ, कोई जज्बाती बात, डायलॉग देने बंद करो, सिंपल बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इसकी बातें करना सीखो, नहीं तो उल्लू बनोगे हमेशा जिंदगी में। तो सेकुलर पॉलिटिक्स ने ये फ्रॉड किया है। आपने बहुत ही वाज़ेह साफ शब्दों में ये कह दिया कि साहब किस तरह से जो भारत का जो सेकुलरिज्म रहा और उसको प्रैक्टिस करने वाले थे वो किस तरह से एक पाखंड के लेवल तक ले गए उसको। मुझे तो हालांकि बुरा भी लग रहा है उनको पाखंडी कहने में, लेकिन ये कम से कम सेकुलरिज्म को उन्होंने पाखंड बना के साबित कर दिया कुछ लोगों की नज़र में। इसके अलावा और भी कोई चीज़ें हुई जिनसे आपको लगता है कि जहाँ सेकुलरिज्म वाकई पाखंड की तरफ या पाखंडियों को हाथों लग गया या उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया? तीसरी चीज़ को मैं पाखंड नहीं कहता जो बची है, वो है बहुत बड़ी गलती हुई है। सवाल ये है कि देश में सेकुलरिज्म एक बदनाम शब्द क्यों बना? और वो बदनाम बनने की वजह ये है कि हमने सेकुलरिज्म को बचाए रखने के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं किया। और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी आरएसएस को दोष देना बिल्कुल बेईमानी है। उनकी तो दुकान है, वो तो ये सब काम कर ही रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। पर जब आप एक उंगली मोदी की तरफ, बीजेपी की तरफ, आरएसएस की तरफ उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। ये 3 उंगलियां कौन सी हैं? ये है हमारी 3 बुनियादी कमियां। हमने एक औसत हिंदुस्तानी से जो डायलॉग करना चाहिए था वो नहीं किया। इस देश के सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स ने, मैंने पॉलिसी की बात की, मैंने पॉलिटिशियंस की बात की, अब इंटेलेक्चुअल्स की बात भी कर लें। अपने आप को सेकुलर कहने वाले इंटेलेक्चुअल, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ, जिनसे मैंने सीखा है, उन्होंने इस देश के औसत इंसान से, औसत हिंदू से, औसत मुसलमान, सिख, ईसाई से बात करनी 50 साल पहले बंद कर दी। सब सेकुलर लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। इस देश की एक तो लैंग्वेज नहीं बोलते, सब नहीं, काफ़ी लोग बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं। मुहावरा उनका किसी भी रिलीजन को सुपरस्टिशन, अंधविश्वास समझते हैं, कैसे इन चीज़ों से वो तो किया जाए। तो अपने आप को सेकुलर कहने वाला वो होता है खड़े होकर, ये पता नहीं कौन इस्लाम है, कौन हिंदुइज्म है, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। हिकारत की नज़र से एक औसत हिंदुस्तानी और उसके रिलीजियस बिलीव्स को देखते हैं, और पूरी जो परंपरा इस देश की है उसको कूड़ा मान के चलते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे इस देश में सेकुलरिज्म बचेगा? सेकुलरिज्म सिर्फ संविधान में लिखने से, सुप्रीम कोर्ट में जाने से सेकुलरिज्म नहीं बचता। महात्मा गांधी जानते थे, संवाद करना होता है सेकुलरिज्म को बचाने के लिए। आप याद कीजिए 1947 का वो वाक़या, पार्टीशन हो रहा है, पंजाब से रिफ्यूजी आ रहे हैं हिंदू, क्या क्या नहीं सह के वो लोग आ रहे हैं दिल्ली में, गुस्से में भरे हुए हैं। रोज़ शाम को महात्मा गांधी उनसे संवाद करते हैं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, और आके वो गालियां देते हैं बुढ़े को, कहते हैं तूने ये करवाया, तेरी वजह से हमें ये हुआ। उनसे महात्मा गांधी बात करते हैं, हिंदू धर्म क्या है, हमारा समाज क्या है। कौन पिछले 50 साल से ये बात कर रहा है? एक औसत हिंदू से, एक औसत हिंदू मुसलमान के खून का प्यासा नहीं है। उसके मन में प्रेजुडिस हो सकते हैं, मुसलमान के मन में भी हिंदू के बारे में प्रेजुडिस रहते हैं, सिख के मन में हिंदुओं के बारे में रहते हैं, सबके मन में सबके बारे में रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं। इनके पास बहुत बड़ी परंपराएं हैं। उन परंपराओं को जिंदा रखना और एक दूसरे के साथ कैसे हम हजारों साल से जी रहे हैं
उसको जिंदा रखने का काम हर साल आपको करना होगा। हर 10 साल में आपको सेकुलरिज्म के लिए नया मुहावरा बनाना होगा। हर 10 साल में आपको कोई नया चिंतक ढूंढना होगा। हमने भाषा छोड़ दी, हमने मुहावरा छोड़ दिया, हमने धर्म को समझना छोड़ दिया, हमने अपनी परंपराएं छोड़ दी। कोई सेकुलर आदमी विवेकानंद की बात करने को तैयार नहीं है। वो विवेकानंद जो हिंदू अपने आप को कहता है, कोई शक नहीं, लेकिन क्या बुरा है कहने में। वो विवेकानंद जो शिकागो में जाके कहता है मेरा धर्म महान है, क्योंकि वो बाकी सब धर्मों को सच्चा और उनके सच को स्वीकार करता है। वो विवेकानंद जिसका पहला पैराग्राफ शिकागो में है कि मेरा धर्म महान है, क्योंकि आज तक जिसने भी मेरे देश में पनाह मांगी है हमने उनको पनाह दी। उस विवेकानंद से हमने बात करनी छोड़ दी। देखिए, जो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो शायद अब तक काफ़ी बातों से कन्विंस भी नजर आएंगे कि योगेंद्र यादव ने मतलब किसी को बख्शा नहीं है। सबसे एक दिलचस्प बात यह है, और उसमें आपने जो हमारे जो सेक्युलरिस्ट जिनको लिबरल और एक तरह से आइडियोलॉग कहा जाता है उनको भी नहीं बख्शा, इसलिए कि उनका भी संवाद जो मकालमा जो डायलॉग है वो भी जैसा आपने कहा 50 साल से बंद सा हो गया। अब सवाल यह है कि सेक्युलरिज्म अगर इतनी बुरी चीज़ है तो फिर इसको डंप करिए, एक तो बात यह है, और या एक ऐसी प्रेशस, एक ऐसी नायाब ऐसी कीमती चीज़ है तो उसको प्रिजर्व करें, बचाएं, तो कैसे करें? मतलब है क्या सोल्यूशन, क्या आपके पास? मैंने शुरू में ही कहा सेकुलरिज्म इस देश का सबसे पवित्र सिद्धांत है। सेकुलरिज्म नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और मैं सब लोगों पे निर्मम हुआ हूँ, सबके बारे में बहुत कड़वी बातें कही हैं, इसलिए नहीं कि मैं कोई कड़वी बात कहना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त देश खतरे में दिखाई देता है और उस देश को बचाने के लिए सेकुलरिज्म को बचाना होगा, और उसको बचाने के लिए जिस पाखंड को, जिस चीज़ को हटाना पड़ेगा उसको हटाना होगा। सेकुलरिज्म को ख़त्म करने ये तो ऑप्शन है ही नहीं। पहली बात हम स्वीकार करें, समझें कि ये देश धर्म है, ये भारत के स्वधर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है, और फिर ऐसी राजनीति खड़ी करें, ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे वैचारिक काम करें जो कि उसके अनुरूप हो। वैचारिक काम क्या? मेरी बात से इशारा होगा, वापस अपनी परंपराओं में जाएं। बहुत कुछ है हमारी परंपराओं में, इतनी विशाल विशद परंपरा के हम हैं, और परंपरा का मतलब केवल एक धारा नहीं, यहाँ परंपरा की अनेक धाराएं रही हैं। इसी में आपको मनुस्मृति भी मिलेगी तो इसमें आपको कबीर और नानक भी मिलेगा। इसी स्मृति परंपरा में आपको तमाम तरह के लोग मिलेंगे। उस परंपरा से बेहतर चीज़ें लाएं, अपनी भाषाओं में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, कन्नड़ में, तमिल में लोगों से संवाद करें। संवाद में शुरू में गाली खानी होगी, 70 साल चुप रहे हैं, थोड़ा गाली सुननी होगी, गाली सुन लें लोगों से, लेकिन संवाद करें और संवाद करके दोबारा ये बात समझाएं कि सेकुलरिज्म कोई मुसलमानों के लिए कंसेशन नहीं है, ये इस देश के बचे रहने और मेरे जिंदा रहने की बुनियादी शर्त है। दूसरा, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंट रहिए। कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे, देखिए, मुसलमान परस्त होना सेकुलर होना नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए कहने की कभी कभार, अगर ज़रूरत हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई विश्वास नहीं है। सही, जो सचमुच सही सवाल हैं उस पे फोकस कीजिए। जैसे बार बार मैंने कहा, शिक्षा, रोजगार, हाउसिंग और सिक्योरिटी, इन सवालों पे फोकस किया जाए जो सचमुच के सवाल हैं। सिंबॉलिक सवालों को दरकिनार किया जाए। और राजनीति, एक ईमानदार मुसलमान को बंधक बनाने की राजनीति बंद कीजिए। आज मुस्लिम समाज की एक नेचुरल लीडरशिप पिछले 20-25 साल में आई है। पॉलिटिक्स उसे लीडर मानने को तैयार नहीं। पॉलिटिक्स अब भी चाहती है कि आपकी लंबी दाढ़ी हो, आप टोपी पहन के आएँ और उस किस्म की उल जलूल की बातें करें, तो कई बार की जाती है। नए किस्म की लीडरशिप को स्वीकार किया जाए और एक ऐसी राजनीति जो ईमानदारी से सेकुलरिज्म की राजनीति करे। धर्मनिरपेक्ष नहीं, ये शब्द मुझे कभी अच्छा नहीं। इस शब्द के साथ में समस्या है, इसलिए कि न्यूट्रल होना, ऑब्जेक्टिव होना, ये बड़े अलग अलग शब्द हैं। एक होता है तटस्थ होना। अब अक्सर पत्रकार से भी लोग कहते हैं कि साहब आपको बिल्कुल न्यूट्रल होने की ज़रूरत होती है, जबकि न्यूट्रल होने की शायद ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपको साइड तो लेनी पड़ती है बहुत बार कि अगर मजलूम है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, तो आपको उसके साथ तो खड़े होना, उसकी बात तो कहनी है। ना तो निरपेक्ष होना कोई बहुत अच्छी चीज़ है,
और धर्म, हमारे यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अब मैंने आपकी बातें बहुत दिलचस्पी से सुनी और अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ कि एक बौद्धिक स्तर पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपकी बातें जो निकल के आती हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कहने के मुतासिर करती हैं, प्रभावित करेंगे ज़रूर कि हाँ, बातें बड़ी दिलचस्प हैं। अब वो ये जानना चाहते हैं कि योगेंद्र यादव, उनको हम देखते आए एक सेफोलॉजिस्ट, एक इलेक्शन स्पेशलिस्ट की शक्ल में, फिर उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की, फिर आप पार्टी से निकाले गए, फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी कायम की, और उससे पहले CSDS जो देश का एक मशहूर संस्थान है रिसर्च करने का, उसके साथ आप एक अच्छी पोजीशन पे जुड़े रहे और रिसर्च भी की, अपनी किताबें भी लिखी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। आपका क्या एजेंडा है? एजेंडा यही है कि इस देश में सचमुच एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी की जाए। आज इस देश को सिर्फ विरोध नहीं, विकल्प की ज़रूरत है। विकल्प का मतलब विचार में विकल्प, अपनी मर्यादा में विकल्प, राजनीति में। देखिए, प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर लेते हैं। आपने स्वराज नाम से पार्टी कायम की, स्वराज इंडिया जी, स्वराज इंडिया जी, ठीक है। ये अपनी जानिब से, अपनी तरफ से उम्मीदवार भी खड़े करेगी? जी, हमने दिल्ली में MCD के इलेक्शन में किए थे, कर्नाटका में इलेक्शन में। 2019 में इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे? अब पार्टी है, लेना चाहिए, फर्ज लेना चाहिए। मतलब ये कि जो पार्लियामेंट्री लेवल पे आप जाएंगे, लोगों के सामने आएंगे, फर्ज बनता है हमारा। आप ये भी जानते हैं कि आप बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न पार्टी हैं, जिसका ना कोई बहुत बड़ा बेस है, ना शायद इतना स्ट्रक्चर है, पैसा तो आपके पास में होगा भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो अब आप ये सोचिए कि एक तरफ लोगों ने जितनी भी बातें सुनी आपकी, एक तरफ उन्होंने बड़ी पार्टियों को भी रिजेक्ट किया, BJP को भी रिजेक्ट किया, समाजवादी, कांग्रेस वगैरह सबको निकाल दिया एक तरफ। अब रह जाते हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव के सारे तो वो वोट डालने से रहे। मैं एक जनरल आम वोटर की बात करता हूँ, इसलिए कि वो ये भी देखता है कि आप जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते। अगर उसको लगेगा कि हाँ, आप इस सिचुएशन में हैं कि इलेक्शन में कुछ डिक्टेट कर सकते हैं, तो वहाँ फ़र्क पड़ सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमारा तो वोट ही ज़ाया हो जाएगा। मतलब यादव जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आपके बारे में आम तौर पे मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप अच्छे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं। तो मतलब कहीं कहीं लोग ये भी कहते हैं कि आपको सिर्फ साधु संत महात्मा होना चाहिए, ये राजनीति वगैरह में आप कहाँ आ रहे हैं? ये छीछा लेदर होगी, पार्टियाँ होंगी, टोपी पिछलेगी। और पिछले इलेक्शन में जब आप गुड़गांव में थे, मैंने अपनी आंखों से आपका इलेक्शन देखा है, और मैंने देखा कि कितने अच्छे तरीके से आपका सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन अचानक फिर वो जो एलिमेंट आ जाता है ना राजनीति का, वो एकदम से आप पे ज़बरदस्त हमला करने लगा। लोगों ने कहा कि योगेंद्र यादव तो मुसलमान हैं, इनका नाम तो सलीम है, और पता नहीं कहाँ की बातें हैं, मतलब किसी भी तरह से। और वो शायद आप उस सब का सामना नहीं कर सकते थे, और हो भी नहीं पाया। चौथे नंबर पे आए आप जी। वो जो कहानी है उसकी सच्चाई तो खैर आपको पता है, सारे देश को पता है। वो जो नाम को लेके जो सच्चाई है, तो उसको बता, मैं उसके बारे में ज़रूर पूछूंगा, आखिर में पूछूंगा उससे। लेकिन मुझे ये बताइए कि योगेंद्र यादव इस सिचुएशन में नहीं है कि वो एक ऑल्टरनेटिव बन सके इस वक्त। अब मैं क्या करूं? मुझे वोट डालना है, तो मैं क्या करूं? समाजवादी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, मैं उसको दे देता हूं, BSP को दे देता हूं, कांग्रेस को दे देता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, मुझे ये कबूल करने में कोई परेशानी नहीं है, संकोच नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कुछ पार्टियों के पास होता है, आज वो नहीं है। हमारे हाथ में कोई मीडिया तंत्र नहीं है। तो जाहिर है हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और कोई भी जब शुरुआत करता है उसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वोट ज़ाया होगा। जब हम आम आदमी पार्टी के लिए वोट दिल्ली में मांगते थे, उस वक्त भी हमें कहा जाता था वोट ज़ाया होगा, कांग्रेस BJP जीत जाएगी, तुम लोगों की वजह से, कांग्रेस के दलाल हो तुम। तो हमें कहा जाता था उस वक्त भी। दुनिया में जब भी आप कोई नया काम करने निकलते हैं, आपको ये सुनना पड़ता है, और सर झुका के सुन लेना चाहिए। ये दुनिया का फ़र्ज़ है, दुनिया का रिवायत है ये। दूसरा, इसे मत भूलिए कि राजनीति में अचानक बदलाव होते हैं। आज इस देश में मोदी जी का रुतबा घट रहा है, कांग्रेस का बढ़ नहीं रहा है। गैप है, एक राजनीति में शून्य है, वैक्यूम है। और कई बार राजनीति में होता है कि जब शून्य हो, याद है VP सिंह 1989, कौन समझता था VP सिंह दुनिया को बदलाव करेंगे? राजनीति में जब शून्य होता है, और अगर कुछ लोगों के पास सही बात कहने को हो,
तो अचानक पूरा देश सुनता है। और आज आप लोगों की मेहरबानी से, कम्युनिकेशन की मेहरबानी से, वो जो अरसा था वो 4 साल 6 साल का नहीं, वो अब 6 महीने का अरसा हो गया है, जिसके अंदर सही बात को सुन के लोग बदलते हैं। दुनिया में ट्रंप कौन है, फ्रांस का राष्ट्रपति कौन बना, ये सब लोग आउटसाइडर्स थे। आउटसाइडर्स आके डेमोक्रेसी बदल सकते हैं, बशर्ते उनके पास सही बात कहने को। आपके पास नहीं कर रहा हूँ कि होगा, आपके पास सही बात है कहने के लिए, मान लिया मैंने पल भर के लिए। अब दूसरा सवाल ये आया था, इससे पहले भी एक आम आदमी एक आप पार्टी को लेकर आए थे, अरविंद केजरीवाल, आज उसके चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और आप और प्रशांत भूषण जो आपके साथी हैं स्वराज पार्टी में जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे, वो सारे लोग हैं जिनको आप लेके आए। हमने आपकी, मैंने नहीं, लेकिन ये कि मैं एक आम आदमी की तरफ से कह रहा हूँ कि हमने योगेंद्र यादव का चेहरा देखा है, प्रशांत भूषण को देखा और लगा कि ये अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग थे। और सर हम आपके साथ चले गए, हमने उनको इलेक्ट कर दिया, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया और सरकार बना दी। पता चला योगेंद्र यादव को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया। तो है ये कि आप एक बार फिर से अपना प्रोग्राम लेके आते हैं, फिर से लो फिर बाहर आई, लो फिर फूल मुस्कुराए वगैरह वगैरह कहानी होगी। अल्टीमेटली एक ट्रस्ट जो होता है वो टूट जाता है इंसान का, कि योगेंद्र यादव इस वक्त जो स्वराज पार्टी लेकर आ रहे हैं वो कितनी उनकी अपनी हैं, किस हद तक वो उसको आगे चलाएंगे, या और जो पीछे से जो राजनीतिक फोर्सेस होते हैं वो आके उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए कि उनको तो सिखाया जाता है कि चाहे योगेंद्र यादव हों या अरविंद केजरीवाल हों, अब चाहे भले ये किसी भी इंडिपेंडेंट तरह तरह के इश्यूज़ पे हों, अब इनको कैप्चर करना है, इनको किसी तरह से अपना बनाना है। ये खतरे हैं, राजनीति खतरों का नाम है। आपने सही कहा कि हमें उस पार्टी से निकाल दिया गया। निकाला क्यों गया उसका जवाब तो शायद वो लोग बेहतर दे सकते हैं जिन्होंने निकाला। अगर हम चुपचाप से उठ के बाहर आ जाते तो शायद हम जवाब देते कि हमने ऐसा क्यों किया। हम वहाँ से निकल के बीजेपी कांग्रेस में चले जाते तो हम जवाब देते हमने ऐसा क्यों किया, हमने तो ऐसा नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ हमारे निकाले जाने की वजह से नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कुल मिला के तजुर्बा रहा है उससे लोगों को निराशा हुई है कि उस आम आदमी पार्टी ने अपने आप को साधारण पार्टियों जैसा नहीं, कुछ मायनों में तो साधारण से भी हल्की पार्टी के रूप में स्थापित किया है। और जाहिर है पहले हमसे अगर एक सवाल पूछा जाता था तो आज 3 सवाल पूछे जाएंगे, मगर मैं इसको वेलकम करता हूँ। आपको पॉलिटिक्स में आना है, आपसे सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, हमसे पूछे जा रहे हैं, जवाब देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, इस देश को सिर्फ विपक्ष नहीं चाहिए, विकल्प चाहिए। और आज इस देश में एक भी राजनीतिक शक्ति नहीं है जो उस विकल्प को दे सके जो भारत के स्वधर्म के मुताबिक हो। हम बस इतना दावा करते हैं, उससे ओके, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। अच्छा, अब वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, और वो बात ये है कि आपका नाम सलीम ये कैंपेन के दौरान उभर के आया। और एक अजीब सी चीज़ ये है, मैं उस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं मानता, इसलिए कि यहाँ लंदन में मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ, 1-2 तो कभी BBC के लिए भी काम किया, उन्होंने कुछ और भी तरह ऐसी ईमेल सर्कुलेट हुई एक ज़माने में कि नेहरू मुसलमान थे। मैंने पूछा अगर थे भी सो व्हाट मतलब ये सारी चीज़ उनके खिलाफ जाएगी। पता चला जो एक तो सच नहीं है, दूसरी बात ये कहना है कि वो मुसलमान है इसलिए आप उसको हरा दें या उसको जिता दें। आपके बारे में ये अचानक एक बात निकल के आई थी इलेक्शन के दौरान कि आपका नाम सलीम है, हालांकि उसकी एक अपनी तारीख है, उसके कैसे हुआ, क्या हुआ। ये बात झूठ नहीं है, ये बात पूरी तरह सच है। मतलब मैं कोई ऐसा वो नहीं कहना चाहता कि ये बात गलत है। दरअसल बड़ी साधारण सी बात थी, जिस कॉन्टेक्स्ट में अचानक इसको उछाला गया और जिस चीज़ के हिसाब से उछाला गया वो सब झूठ थी। हकीकत ये है कि मेरा बचपन से नाम सलीम था और कोई ये निकनेम नहीं था, ये दरअसल मेरा ओरिजिनल नाम था। और उसकी वजह ये थी, वो बहुत लंबी कहानी आपको सिर्फ 1-2 लफ्ज़ में बता देता हूँ। मेरे दादाजी की 1936 में एक कम्युनल राइट में, हिंदू मुस्लिम दंगे में उनको कत्ल कर दिया गया था। हरियाणा में हिसार में 1936 की बात है। वो हॉस्टल के वार्डन थे। उससे पहले कुछ गौकशी का मामला हुआ था, तो वहाँ एक मॉब आया, मुस्लिम मॉब, जिसने कहा कि इन बच्चों को हम इन बच्चों को ले जाना चाहते हैं। ज़्यादातर हिंदू थे, कुछ मुस्लिम बच्चे भी थे। मेरे दादाजी जो हॉस्टल के वार्डन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस समय मैं उनका गार्जियन हूँ, पहले मेरा गला कटेगा फिर कोई और।
और मेरे फादर की आंख के सामने, वो शायद 8 साल के थे, उनके पिताजी का गला काट दिया गया। मेरे फादर ने देखा अपने आंख से। इससे वो संघी बन सकते थे, वो मुस्लिम हेटर बन सकते थे, पता नहीं क्या हुआ। वो बहुत कम बोलते हैं, मैं कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। शायद उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने 1947 के राइट्स भी देखे। बहुत बुरे राइट्स हुए थे हमारे इलाके में, और उस राइट्स में मुसलमान विक्टिम थे। उन्होंने दोनों चीज़ें देखी, अपने पिताजी का गला कटते देखा और हज़ारों दूसरे लोगों को कटते देखा, और उससे पता नहीं क्या उनके मन में आया। और वो ज़माना था, वो कहते हैं ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। कुछ वैसी बात रही होगी, उनके मन में बहुत डीप कन्विक्शंस हैं। और उन्होंने अपनी मेरी माँ को शादी के वक्त बता दिया था कि बच्चे होंगे तो उनका मुस्लिम नाम रखा जाएगा। अब कितनी अनयूजुअल बात है, बहुत अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल। बड़ी बहन हुई मेरी, उनका नाम नज़मा रखा गया। मेरी माँ ने कहा देखो बेटी की शादी नहीं होगी, ये मत करो तुम, जब लड़का होगा तब एक्सपेरिमेंट कर लेना, बेटियों को छोड़ दो। तो फिर वो नीलम बन गई, दूसरी बहन पूनम हो गई। जब मैं हुआ तो मेरा नाम सलीम रखा गया। और ये मेरा नाम जब मैं छोटे पहले स्कूल में गया वहाँ भी था। सिर्फ ये हुआ कि वो बच्चों ने इतना छेड़ना शुरू कर दिया, अच्छा तुम्हारा नाम सलीम क्यों है, तुम मुसलमान हो। अच्छा, उस शहर में कोई मुसलमान था नहीं। मैंने किस शहर में? श्री गंगानगर, राजस्थान का शहर है, बिल्कुल बॉर्डर के पास था, कोई मुसलमान वहाँ था नहीं। तो मैं बड़ा, वो बार बार आके पूछता था मुसलमान कौन होते हैं, क्या है। मेरे को सारे स्कूल में किसी बच्चे से उसके नाम पे सवाल नहीं पूछा जाता, मेरे से पूछा जाता है। तो एक दिन आके मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा देखिए, या तो आप मेरा नाम बदल दीजिए या फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं तो रोज रोज नहीं सुन सकता। छोटा, मैं 4 साल का था तब मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पर्ची डाल लो, नाम निकाल लो। तो मुझे आज भी याद है, पर्ची डाली और उसमें से नाम निकला। उन्होंने कहा योगेंद्र। तो योगेंद्र हो गया। अब स्कूल के लिए योगेंद्र हो गया, कागज़ के लिए योगेंद्र हो गया। घर के लिए नहीं बदला, दोस्तों के लिए नहीं बदला, कुछ के लिए नहीं बदला। उस शहर में आज भी कोई सीक्रेट इस बात में है ही नहीं। आज भी मेरे तमाम दोस्त, आपको दर्जनों मिल जाएंगे, आज भी मुझे सलीम कहते हैं। तो मेरे लिए वो सब मामला उठने से पहले मेरे लिए ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत 2 हिस्से थे। फ़ोन उठाता था, जब कोई सलीम बोलता था मुझे था कि या तो मेरे बचपन से कोई मेरे इंटीमेट दुनिया से मुझे बोल रहा है, और कोई योगेंद्र बोलता था तो मैं जानता था प्रोफेशनल दुनिया से बोल रहा है। मेरी माँ भी आज तक, माँ पिता हर कोई मुझे सलीम ही बोलता है, वही एक नाम है उनकी ज़ुबान पे, वही है। अब वो चीज़ अचानक इलेक्शन के बीच में उठाई गई, और क्या आरोप कि मैं अपने आप को मेवात में जाके सलीम नाम से इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, एक न्यूट्रल विटनेस ले आइए, मैं इलेक्शन से हट जाऊँगा अगर मैंने ऐसा किया। और सवाल ही कहाँ होता है। मेरे लिए इतनी एक बहुत ही टेंडर, एक बहुत ही पर्सनल चीज़ थी जिसको कभी मैं पब्लिक में लाता ही नहीं। और बचपन से आपका नाम रहा, आखिर तक रहा। और अगर फर्ज कीजिए कि कहीं कोई कह भी दे के सलीम भी है इनका घर का नाम, उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। मगर मैंने लेकिन आपने नहीं कहा। सब इलेक्शन में इसको इस्तेमाल करना, उससे गलीज बात क्या हो सकती है। किशन पटनायक से सीखी है राजनीति। अगर ये करना था तो राजनीति में आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एक व्यक्ति आप ला दीजिए जो कहता हो कि मैंने अपने कैंपेन में कभी इस चीज़ को कहा हो, मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, मैं राजनीति से हट जाऊंगा, मैं पब्लिक लाइफ। अच्छा, ये बात तो अब हमेशा रहेगी आपके साथ में कि सलीम और योगेंद्र यादव, इसका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हर चीज़ को हम फायदा नुकसान क्यों देखते हैं। राजनीति है ये मेरे लिए देखिए, हकीकत ये है। और ये फिर एक और संयोग है कि मेरा बचपन में मुसलमानों से, इस्लाम से कोई किसी तरह का ताल्लुक हो ही नहीं पाया, क्योंकि उस शहर में था नहीं। हाँ, आपने बताया। सारे दोस्त सिख थे। दरअसल मेरा किसी भी रिलीजन से अगर कोई ताल्लुक था तो सिख था। तो ये तो बहुत बाद में आके ये हुआ, अच्छा ये मुस्लिम नाम है, मुसलमान होने का ये होता है, एक्सेट्रा। और मेरे ज़्यादातर प्रोफेशनल लोगों को तो पता भी नहीं था, किसी को भी मेरी लाइफ में, कि ये था। घर आते थे, क्या अरे तुम्हें सलीम बोल रहे हैं, क्या है। और लोग समझते थे अच्छा नहीं होगा उसका, ये सब कहानी। और मैं कोई इस कहानी के प्रचार में था नहीं। कोई और मुल्क होता तो इस कहानी पे मेरी नहीं, मैं इसमें क्या हूँ, मेरा तो नाम रखा गया ना, मेरी इच्छा से थोड़ी रखा गया था। लेकिन फिल्म बना देता। मेरे पिताजी ने जो किया उस पर फिल्म बनती, बहुत शानदार फिल्म बनती, कितनी खूबसूरत चीज़, ज़बरदस्त बनती। सब अपनी आँख से देखें होते हुए, और फिर आप ये फैसला करेंगे। बहुत हिम्मत की बात है। मतलब सोचिए कि जिस कौम के लोगों ने, या जिस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले, या उस कौम जैसे नाम मुसलमान जो हैं, वो उस के लोग आपके
वालिद को, पिता को आपके सामने कत्ल कर देते हैं और उसके बाद आप में इतनी हिम्मत आती है कि आप उसको अपनाएं, और न सिर्फ अपनाएं बल्कि मतलब नाम उस कौम का उठा के रखें। सलीम, मुझे हैरत होती है, मुझे लगता है कि ये किस किस्म के लोग थे। माय फादर इज़ ए वेरी अनयूजुअल पर्सन, सिर्फ इसमें नहीं, बाकी सब चीज़ों में अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुताई, जिस दिन नौकरी ख़त्म हो गई अपने शहर की सारी प्रॉपर्टी बेच दी, गांव जाके बस गए दोबारा, तो बहुत। मगर याद रखिए, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गांधी के साए में गुजारी थी। आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी हैं इस देश में, एक ज़माने में नेहरू और महात्मा गांधी हुआ करते थे इस देश में। तो उस माहौल ने इस देश के हर गांव में एक छोटा गांधी पैदा किया, हर जगह कोई एक छोटा नेहरू पैदा किया, जिन लोगों ने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी प्रिंसिपल्स पर जीऊँगा। आज उन प्रिंसिपल्स को इतना मैला कर दिया है लोगों ने। तो मुझे तो कई बार लगता है कि अगर किसी को ना पता लगता तो कितना अच्छा होता। ये सब आरएसएस वालों ने इसका प्रचार किया। हाँ, उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने फैलाया तमाम में कि देखिए साहब, नाम इनका सलीम है वगैरह वगैरह। और आज जिन लोगों ने भी ये कहानी आपकी सुनी है और समझने की कोशिश की होगी, आशा है कि कम से कम इसको तो वो राजनीति से परे रखें। मैंने तो राजनीति के सवाल इसलिए आपसे किए, इसलिए कि क्योंकि अब आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा मैं आपको भी थोड़ा सा ग्रिल करके देखूं कि आखिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग इसलिए नहीं हो सकती कि इसलिए कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तो किस बात पे आपसे सवाल किए जाएं कि साहब जब ये हुआ, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना व्हाट अबाउट री, तो आप कहाँ थे, तो आपने क्या किया। अभी तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन ये कि योगेंद्र यादव, इससे प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ज़रूर बात करता रहूँगा इंटेलेक्चुअल की हैसियत से, क्यों मुझे आपसे बात करना इसलिए अच्छा लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप जिस तरह से कुछ बातें आसानी से समझा देते हैं, बाकी लोगों के ऊपर है कि कोई आप पे विश्वास करता नहीं करता, लेकिन कम से कम आपकी बातें अगर लोगों को समझ में आ जाती हैं तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारा काम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। cineinc.com